बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो हमने फोर्स एंड मोशन के पास पेपर के एमडी कैट पास पेपर के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट किया था। ठीक है, 2001 में 3 एमसीक्यूज़ आए थे इसके और 2002 के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो ये सारे एमसीक्यूज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे। ये जो मैं समझा रही हूँ ना, अगर आपने मेरे लेक्चर देख लिए तो ये आपका 1 सेकंड का काम होगा समझने का। ठीक है, बल्कि आप खुद करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करवाती हूँ। 2022 का जो पहला एमसीक्यूज़ है जो आया था वो क्या है कि द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ये कह रहे हैं कि जो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ बाय 20%। ठीक है, व्हाट इज़ द इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ क्या आएगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है ना बहुत ईजी है, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। तो ये आपने करना किस तरह से है, इन्होंने आपको कहा है कि बेटा मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है कितने परसेंट, 20%। ठीक है, अब आपने 20% जो मोमेंटम इन्होंने इंक्रीज़ कहा है ना, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 20% है ना, तो 20 प्लस 100 कर दें। परसेंट मीन 100, तो ये क्या हो जाएगा 120%। ठीक है, अब 120% मतलब अब 120 है ना, अब 120% मतलब 100 से डिवाइड करें। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.2 मोमेंटम आएगा। ठीक है, अब मोमेंटम जो है, अब आपने ये तो निकाल लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, अगर मैं दूसरा कलर यूज़ करूँ, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 mv², यही होता है ना। अब आप ऐसे करें, m से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो अपने m से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ पे जो है ना स्पेस ही वहाँ पे ख़त्म हो गई, मैं कहाँ लिखूँ। अगर मैं यहाँ पे ये फार्मूला लिखूँ 1/2 mv² है ना काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने m से मल्टीप्लाई भी किया, m से डिवाइड भी किया। ठीक है, जब मैं डिवाइड करूँगी तो ये एक m और ये दूसरा m, ये क्या हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे को हटाऊँ क्योंकि बहुत घिचपिच हो रही है, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ पूछ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लेना है। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है 1/2 mv² है। ठीक है, अब आपने इसको मोमेंटम में लाने के लिए इस फार्मूले को आपने m से मल्टीप्लाई भी कर दिया और m से डिवाइड भी कर दिया। अब जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि यार एक m ये है, एक m ये है। ठीक, तो इसका मतलब ये 1/2 m² हो जाएगा और v²। ठीक है, और ये जो m था वो आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m² v²/2m। ठीक है, अब आपको पता है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम होता है mv। तो ये m² v² है, तो इसका मतलब ये क्या है, अगर मैं कलर चेंज करके लिखूँ तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, मोमेंटम²/2m। ठीक है, तो ये अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बन गया। मतलब आपने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन बताना था, तो आपने क्या कर दिया, जिस मास जो है ना, m मीन मास, मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बन गया, जो कि क्या है। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ, जो काइनेटिक एनर्जी = मोमेंटम²/2m, ये आपने रिलेशन बना लिया। अब इस रिलेशन के थ्रू आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि 20% इंक्रीज़ आ रहा है मोमेंटम में, तो आपने क्या किया, आपने 20 + 100 किया और आपका 120 आया। फिर उस 120 को आपने 100 से डिवाइड किया और आपका क्या आया, 1.2 मोमेंटम। ठीक है, अब आपने उस 1.2 को ना, जिस तरह से ये फार्मूला है p²/2m जो निकाला है काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन में, तो आपने इसकी जगह p² में क्या लिखा है, 1.2 मोमेंटम यही है ना, तो स्क्वायर और p का p। ठीक है, और 2m। अब आपने देखा कि 1.2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। सॉरी बेटा, एक्चुअली यहाँ पे कोई इशू हो रहा है जिस वजह से जो मैं लिख रही हूँ अल्टीमेटली गायब हो जा रहा है। मैं दोबारा से लिख देती हूँ। हमने अगर मैं दूसरा पेन, ये बहुत हल्का कलर है ग्रीन ना, काइनेटिक एनर्जी का हमने रिलेशन निकाला जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, आपको मोमेंटम दिया था 20% इंक्रीज़, तो मैंने क्या कहा कि जो भी इंक्रीज़ दिया है मोमेंटम उसको आपने प्लस कर देना है 100 से। 100 से प्लस करेंगे तो 120 आएगा। फिर इस 120 को आपने डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, फिर आपके पास 1.2 आएगा। ठीक है, मतलब इतना इंक्रीज़ आपके पास आया है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना 1.2 आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है जो ऊपर आपने रिलेशन, क्योंकि आपको इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पता करना है, तो आपने मोमेंटम को जो ये निकाला है ना, इसको यहाँ पे पुट कर दिया।
ठीक है, और स्क्वायर लगा दिया अपॉन 2m। अब आपको पता है, ठीक है, अब आपको पता क्या है, आपको पता है कि ये p स्क्वायर और 2m दोबारा से किसके बराबर है, ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। और 1.2 स्क्वायर, 1.2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1.44। और ये p स्क्वायर 2m किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब आपके पास ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आपने याद रखना है आगे जब हम सॉल्व करेंगे। अब आगे हम इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व करेंगे कि भाई कितना इंक्रीज आया। आपके पास जो अभी तक आंसर आया है वो ये आया है, ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपने देखना है कि यार इंक्रीज कितना आया, ये तो काइनेटिक एनर्जी जो निकली है ना रिलेशन से। अब इंक्रीज जो आप करेंगे वो आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आया है ना 1.44 उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और उसके बाद माइनस कर देना है 100 से। तो जब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आप 144 हो गया ये, क्योंकि पॉइंट ये था 20, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। और माइनस 100 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताएं क्या आ जाएगा 44। तो इसका मतलब 44% इंक्रीज आएगा किस में, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इस तरह से आपने निकालना, ये 2 सेकंड का काम है, मैं आपको समझा रही थी इस वजह से टाइम लग गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। दूसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट देखिए, बॉडी हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड, कभी भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि कांस्टेंट वेलोसिटी हो और वेरिंग स्पीड हो, बिल्कुल गलत लिखा है। कांस्टेंट वेलोसिटी ये ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड है और वेरी कर रही है एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब, ये भी नहीं हो सकता। सी देखिए, अ बॉडी हैज़ कांस्टेंट स्पीड बट कैन नॉट हैव एन एक्सेलरेशन, ये लो ये क्या बात कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सी डी देखें, अ बॉडी हैज एट कांस्टेंट स्पीड एंड कैन हैव एन वेरिंग वेलोसिटी, देखिए ये हो सकता है कि बॉडी के पास कांस्टेंट स्पीड तो है लेकिन उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है। अब इसका जिसने मेरे लेक्चर लिए होंगे ना उसको ये सारे ऑप्शन बखूबी समझ आ रहे होंगे। इस वजह से मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे लेक्चर ले मैंने जो इतनी मेहनत की है, इतनी ख्वारी की है, वो इस वजह से ताकि इस साल आप सब जो मेरे जैसे स्टूडेंट रहे हैं या रह रहे हैं, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है, तो आप लोगों के लिए मैंने बहुत अच्छे लेक्चर बनाए, तो उसके बाद भी अगर आप वो लोग लेक्चर नहीं ले रहे तो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो बेटा ये वाला ऑप्शन है करेक्ट। वो बच्चे जिन्होंने मेरे लेक्चर लिए उनको तो पता होगा, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने नहीं लिए उनको थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूँ। बेटा यहाँ पे है कि कांस्टेंट स्पीड बट हैव इन वेरिंग वेलोसिटी, इसका मतलब कि देखो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि बेटे कांस्टेंट स्पीड मतलब कि 20 मीटर पर सेकेंड, एक गाड़ी है, ठीक है, ये कार है और ये 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से ये जा रही है 20 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। वो किस तरह से कि पहले ये सीधे जा रही थी, अब ये इस तरह से जा रही है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई। तो आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में हम स्पीड देखते हैं और डायरेक्शन देखते हैं। तो स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेरिंग वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई हो, आई होप, ठीक है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि भाई एक बॉडी है, उसकी जो वेलोसिटी पहले थी वही बाद में भी है, तो कांस्टेंट स्पीड ये है। अब हैविंग वेरिंग वेलोसिटी कब वेरी करती है, वेलोसिटी जल्दी से बताएं कब वेरी करती है। जो मेरे बच्चे हैं जो मेरा लेक्चर लेते हैं वो बताएं, वेलोसिटी तब वेरी करती है जब स्पीड में से या डायरेक्शन में से, इन दोनों में से या तो दोनों चेंज हो तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, या स्पीड अगर कांस्टेंट रह रही है डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। जैसे अभी अगर ये कार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो हम बोलेंगे कि अब ये वेलोसिटी में चेंज, क्योंकि अब इसकी मतलब एक स्पेसिफिक इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, ठीक है। तो देखिए स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, स्पीड पे भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन पे भी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब मे बी के डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई हो, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन डी हो सकता है कि जब डायरेक्शन चेंज हो गई होगी जाहिर से बात है तब वेलोसिटी भी चेंज हो गई होगी, ठीक है। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन इज डी। अच्छा दूसरा देख लें, द यूनिट ऑफ, देखिए यही एमसीक्यूज़ होते हैं। अगर आपने अच्छे लेक्चर लिए हैं अच्छे टीचर के, जैसे मेरे लेक्चर हैं, तो आप कभी भी एमसीक्यूज़ गलत नहीं कर सकते। ये बहुत इजी एमसीक्यूज़ है, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट गेन करते नहीं है तो आप लोग ये गलत कर देते हैं। अच्छा दूसरा देखें, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब बहुत से बच्चे बस देखेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम और जाके लगा देंगे न्यूटन सेकेंड, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब क्या है,
जल्दी से बताएं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है। जबकि बहुत से बच्चों ने गलत आंसर लगा दिया होगा न्यूटन सेकंड। ये 2002 का क्वेश्चन है, जिसमें बहुत से बच्चों ने ये बेवकूफ़ी की होगी, बस चेंज ऑफ मोमेंटम को देख लिया। बेटे चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का यूनिट क्या है? खुद देखें, जब चेंज मोमेंटम का न्यूटन सेकंड है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, तो मोमेंटम का मैंने न्यूटन सेकंड यूनिट लिखा और नीचे सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का यूनिट क्या है? सिर्फ न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इस तरह से वो आपको फंसाते हैं और आप लोग फंस भी जाते हैं। इस वजह से मेरे लेक्चर ले लें, मैं बार बार कह रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ये वाला देखें, इसमें कह रहे हैं कि एक कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेशन आपको दी है कितनी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कह रहे हैं कि वेलोसिटी बताएं आफ्टर 5 सेकंड, टाइम दिया है, और वेलोसिटी आफ्टर 5 मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जल्दी से पता है क्या करेंगे आप कुछ भी नहीं करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे जल्दी से। आपने वी एफ स्क्वायर वी आई प्लस ए टी, अब वी आई तो यहाँ पे 0 है, तो ये तो पूरा फैक्टर ही 0 हो जाना है ना, इसको तो काट ही दे, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास है वी एफ आपको मालूम करनी है, और ए टी ये आपका फार्मूला है। अब ए एक्सेलरेशन आपको कितनी दी है? 4, और टाइम कितना दिया है? 5, तो 5 4 ज़ा 20, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप देखें, स्टॉक ऑब्जर्व डेट एंड अपवर्ड रिटार्डिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉलिंग इन लिक्विड गिवन बाय। देखिए ये कह रहे हैं, ये वो स्टॉक वाला वो है कि अपवर्ड रिटार्डिंग फोर्स जो है ना बॉडी ऑन अ बॉडी फॉलिंग इन लिक्विड, कोई बॉडी लिक्विड में फेंकी जा रही है तो उस पर जो अपवर्ड रिटार्डिंग फोर्स है वो कितनी लगेगी। तो ये आपने याद रखना है, ये वाली एफ इज इक्वल टू 6 पाई और ये आर वाई, ठीक है। ये वाले फार्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाए ये 2004 वाले पे आ जाए, तो 2004 में क्या है कि प्रोसेस इन विच मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व, वो प्रोसेस जिसमें मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रह रहा है? कंजर्व रह रहा है। तो वो कौन सा है? जाहिर सी बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही होगा ना, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा, द प्रोसेस इन विच मोमेंटम ऑफ एनर्जी एंड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। अब ये कह रहे हैं कि वो प्रोसेस बताएं इन चारों में से जिसमें मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम और दूसरा क्या? एनर्जी, दोनों ही क्या रह रहे हो? कांस्टेंट रह रहे हो, दोनों ही कंजर्व रह रहे हो। तो वो कौन सा है? जल्दी से मेरे बच्चे बताएं जिन्होंने मेरे लेक्चर लिए हैं। तो अगर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कांस्टेंट रह रही है, दोनों कंजर्व रह रही है, तो इलास्टिक कोलिजन का केस है। अगर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रह रहा है और एनर्जी चेंज हो रही है तो वो इन इलास्टिक का केस है, ये मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कंजर्व हो, दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इलास्टिक कोलिजन है ये। अब देख लें ये वाला जो है ना 2005, ये आपके एमडी कैट सिलेबस में नहीं है, तो ये ना करें तो बेटर है, वरना मैं तो करवा दूंगी लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वो पुली वाला केस है, फ्रैक्शनल लेस पुली, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये देखें 2006 में जो आया है, तो 2006 में जो आया है वो जल्दी से देख लें। इसमें ये पूछ रहे हैं, सॉरी कहाँ चली गई मैं, 2006 में जो आया है इसमें कह रहे हैं कि भाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूटन्स लॉ जो है वो फर्स्ट न्यूटन्स लॉ जो है ऑल एप्लीकेबल है या सिर्फ फर्स्ट लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल, सेकंड लॉ इज़ नॉट। तो बेटा न्यूटन्स लॉ जो है ना तमाम एप्लीकेबल है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद है ये, अच्छा ये वाला जो है ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ब्रिज ऑफ फॉल इट्स एंड थर्ड सेकेंड द, ये वाला भी छोड़ दें, ये वाला भी आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, तो ये वाला भी छोड़ दें। अच्छा, अब ये देखें, ये वाला 2007 का जो फर्स्ट वाला है ना कि आप मैसिव बॉल कोलाइड। अब ये कह रहे हैं कि एक मैसिव बॉल है, अगर मैं कलर चेंज करूँ, एक मैसिव बॉल है, ये मैसिव बॉल है, देखिए कितनी बड़ी बॉल है, ये ए है, मैसिव बॉल ए, ये कोलाइड कर ली, मैसिव बॉल कोलाइड विद अ लाइटर बॉल। अब ये लाइटर वाली बॉल है, बिल्कुल लाइटर, और ये बी बॉल है, ठीक है, बी वाली बॉल है। अब ये इससे कोलाइड कर रही है, ठीक है। व्हाट विल दी वेलोसिटी ऑफ दी लाइटर बॉल। अब ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों कोलाइड करेंगी ना, ये दोनों कोलाइड करेंगी, देखिए कोलिजन हो रहा है बीच में ना बी और ए में, तो अब इसमें सिर्फ बताएं कि भाई क्या वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन जो है बॉडी बी, मतलब लाइटर बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी। तो आप खुद सोचिए, जब एक बड़ी चीज़ एक छोटी चीज़ से टकराएगी तो ये बड़ी वाली चीज़ की जो पहले थी ना वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से ये मूव करेगी, मतलब जो u1 थी ना वो उसी
वही वेलोसिटी रहेगी, लेकिन जो आपकी जो बॉडी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी बी की वो 2u1 हो जाएगी। 2u1 मतलब डबल हो जाएगी, जो पहले थी ना उससे डबल हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत भारी चीज़ एक हल्की चीज़ से टकरा रही है तो ये तो बहुत तेज़ मूव करेगा। जो छोटी वाली बॉल है वो तो बहुत तेज़ मूव करेगी। एक मोटा बंदा आपको धक्का देगा। देखिए अगर मेरा वज़न और आपका वज़न सेम है, अगर मैं आपको धक्का दूंगी तो आप वो बेयर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई मोटा बंदा मोटी चीज़ से आपको धक्का दिया जाएगा तो आप डबल वेलोसिटी से मूव करेंगे। इस तरह से ये बॉल जो है पहली वाली बहुत मैसिव थी, बहुत भारी थी, जब ये हल्की बॉल से टकराई तो ये हल्की वाली बॉल जो है ना डबल वेलोसिटी हो गई। जो उसकी थी ना व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द लाइटर बॉल आफ्टर कोलिजन, द लाइटर बॉल विल मूव द डबल वेलोसिटी, सो डबल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। पूरी बात है, ये डबल पे डायरेक्ट वो कुछ स्टूडेंट होंगे डायरेक्ट डबल ऐसे नहीं बेटा, ऑप्शन तो पढ़ लो। इतना भी एक्साइटमेंट सही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हाँ मैं खुद ये गलतियाँ कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इस वजह से सीखो, मुझसे सीखो, वरना तो फिर लोग आपसे सीखेंगे। तो इस वजह से मुझसे सीख लो, ऐसे नहीं कि कोई गलती कर लो। अब यूनिट ऑफ मोमेंटम देखें, यहाँ पे यूनिट ऑफ मोमेंटम पूछे तो आपने सिंपल न्यूटन सेकंड करना है। अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछेंगे ना डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तब उसका यूनिट क्या है? न्यूटन। ये अपने लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, आप बॉल थ्रो अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 19 पॉइंट। अब ये कह रहे हैं कि ये आप खड़े हुए हैं ग्राउंड पे, ठीक है, ये मैं खड़ी हुई हूँ ग्राउंड पे और मैं इस बॉल को ना अपवर्ड थ्रो कर रही हूँ ऊपर। जब मैं इसको अपवर्ड थ्रो कर रही हूँ तो जो जिस वेलोसिटी से मैं कर रही हूँ वो वेलोसिटी कितनी है मेरी? 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 19.6 में वो तो विल कम मोमेंटली टू रेस्ट इन। अब ये कह रहे हैं कि कब कितनी देर में वो रेस्ट में आ जाएगा, मतलब वो टाइम पूछ रहे हैं आपसे। देखिए सारे ऑप्शन टाइम वाले सेकंड में दिए तो आपसे टाइम पूछ रहे हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे? कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और वो कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर बाद रेस्ट में आ जाता है। रेस्ट में आ जाएगा मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। आपको फाइनल भी पता चल गई, इनिशियल भी पता है आपको। तो अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF = VI प्लस AT। अब आपको पता है कि यहाँ पे GT लगेगा और G माइनस होगा या प्लस होगा? जल्दी से बताएं। माइनस होगा, क्योंकि ये बॉल आप अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं, तो यहाँ पे -G होगा, मतलब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं ना। तो अब ये जो ये -G है, माइनस, ठीक है। अब खुद सोचें, VF फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 19.6 है, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -9.8 और टाइम तो आपने निकालना है। अब आप ये 0 है तो ये -9.8 जो है इजिकल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +9.8, तो ये क्या हो जाएगा? 9.8T और 19.6, ठीक है। अब ये ये 9.8 जो है ना T से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इजिकल टू के उस साइड जब आएगा तो ये 19.6 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 9.8। 9.8 का मतलब क्या है? अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 19.6 को 20 रखें और 9.8 को 10 रखें, तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ठीक है। तो 2 सेकेंड आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया, मतलब टाइम जो आपका निकला वो 2 सेकेंड निकला। आई होप कि आपको समझ आ गया, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। साथ साथ सॉल्व करें। अच्छा, अब वो बच्चे जिन्होंने मेरे लेक्चर ले लिए तो अपने आप को चेक करें। चेक किस तरह से करें कि वीडियो को पॉज करें और पहले खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद अगर कोई इश्यू होता है देन प्ले करें वीडियो को, ठीक है। इस तरह से देखिए जो मैं बता रही होती हूँ ना उस पर अमल कर लिया करें, आपके फ़ायदे के लिए होता है सब कुछ। अच्छा बेटे, ये फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन का टॉपिक आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत तो हमें है ही नहीं, ठीक है। हमारे पास और भी बहुत कम टाइम है, ठीक है, तो मतलब और भी बहुत कुछ करने को है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम 2019 से स्टार्ट करेंगे। हमने 2008 तक कर लिया है, ठीक है। हमने जो है ना 2002 से 2008 तक सारे MCQs पास पेपर के कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। और ये मेरा जो आप लोग को 3 मंथ में करने का आपको पूरा सिलेबस है, ठीक है, वो आप सब देख लीजिएगा। संडे टू संडे आपके टेस्ट होंगे, फिर मॉक टेस्ट भी होंगे। अगस्त में तो मॉक टेस्ट होते रहेंगे, अभी तो फिलहाल संडे टेस्ट चल रहे हैं। संडे टेस्ट में क्या है कि मैं आपको चैप्टर दे रही हूँ, हमने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट लिया है और अभी कमिंग संडे में आपका फोर्स एंड मोशन है, ठीक है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। लेक्चर सारे डिलीवर कर चुकी हूँ मैं। और फर्स्ट ईयर बायो में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, उसके लेक्चर में इंशाल्लाह कल तक डिलीवर कर दूँगी। बायो का रहता है, बाकी सारे लेक्चर मैंने दे दी है, ठीक है। पास पेपर के MCQs भी मैं करवा चुकी हूँ,
करवा रही हूँ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के कुछ करवा दिए हैं, फोर्स इन मोशन के कुछ करवा दिए, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के और फिर सेल के करवाने, ठीक है। तो पास पेपर भी साथ साथ करवा रही हूँ, साथ साथ आप भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ किया करें, जो भी मेरा लेक्चर देखा करे उससे रिलेटेड खुद भी एमसीक्यूज़ किया, मतलब दिन में थोड़ा बहुत किया करें अपने आप को चेक करने के लिए, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो लेक्चर से रिलेटेड कि हाँ मैम 100% जो डिलीवर करी हमारे काम आ रहा है। और ये मैं खुद आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ, आपने खुद इसमें देखा कि जो मैंने पढ़ाया है 100% उसी तरह से वो पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे लेक्चर आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट वो कह रहे हैं ना कि बेस्ट, अब वो बेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा आप खुशकिस्मत है कि आपको मेरे लेक्चर इस तरह से मिल रहे हैं। काश मेरे वक्त में कोई ऐसा होता तो मैं तो पता नहीं टॉप ही कर लेती। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग की है, और मैं खुद, अब मैं अपनी स्टोरी, पता है मैं अपनी स्टोरी नहीं बताती, क्योंकि मुझे वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ ना किसी को। लेकिन इंशाल्लाह मैं किसी दिन हिम्मत करूँगी और मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँगी, ठीक है। हर चमकता सितारा आपको लगता है कि शायद वो ऐसे ही जो है चमकता रहा है और मतलब पहले से ही ऐसे ही था, तो वो ऐसे नहीं, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वगैरह करके वो यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पास को मज़ीद डिस्कस करेंगे, और कमिंग संडे टू संडे आपके इस तरह से टेस्ट होंगे, और 2 मंथ में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो है अगस्त में हम रिविज़न करेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं तो आपको कोशिश करूँगी कि जो संडे टेस्ट में चैप्टर दूँ ना उसके लेक्चर में डिलीवर करूँ, और साथ साथ पास पेपर एमसीक्यू, ये मेरा अपने लिए टारगेट है, ठीक है। आपके लिए तो मैंने टेस्ट सेशन अरेंज किया हुआ, लेकिन मैं साथ में चाहती हूँ कि मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँ, तो उसके लिए बस आप मुझे सपोर्ट करें। देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं इतना टाइम पूरा दिन आपके लिए लगी रहती हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे दुआ में ख़ास कर याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।